हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी। हमारे यूट्यूब चैनल मेक लर्निंग और पैशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम आपके लिए स्पेशल क्लास के रूप में, क्योंकि यह एक एकेडमिक क्लास होगी, क्लास 6 का इतिहास है, जो हमारा किताब बुक का नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। चूँकि पुस्तक तो क्लास 6 की होगी, लेकिन आपको इसमें इतने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सीखने को मिलेंगे, जिससे कि हम किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको मैं इसका एग्जांपल देकर के भी दिखाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना, और यह देख के इसको नेग्लेक्ट मत करना कि यह एक एकेडमिक या 6 क्लास की बुक है। आपको वीडियो देखने पर ही पता चलेगा कि इसमें कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और कितनी सहजता से आपको समझाए गए हैं। तो ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। ये है हमारी पुस्तक क्लास 6। जैसा कि सभी जानते हैं, नवीन संस्करण में पुस्तकों में बहुत ही नयापन दिया गया है, नाम भी परिवर्तित किए गए हैं, उनके टाइटल, फिगर, बहुत कुछ बदला गया है। तो देखते हैं पहले क्या पार्ट। बुक का नाम है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, और आज हम पहला ही पार्ट लेके चल रहे हैं। और पहले पार्ट में क्या बताया गया है कि जो पुरापाषाण युग है, या वो समय जब हमारी संस्कृत अच्छे से विकसित नहीं हो पाई थी, तो उस समय के बारे में जानकारी हम किस तरह से प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए जो हमारा पहला पार्ट है, उस पार्ट का नाम भी आपको देख करके अजीब सा लगेगा। दरअसल क्या होता है कि जब टॉपिक इंटरेस्टेड नहीं होता है तो बच्चे भी इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं हमें क्या करना है। देखिए, इतिहास का मतलब होता है इति माने पुराना, हास माने हाल। तो पुराने हाल को हम कैसे जानते हैं, उसके हमारे पास क्या क्या स्रोत होते हैं। क्योंकि उस समय ना तो भाषा का विकास हुआ था, ना ही लिपि का विकास हुआ था। तो अब उस समय के बारे में जो जानकारी लेनी है, वो किस तरह से हम ले सकते हैं। चलिए, जैसे कि यहाँ पर समझाया गया है कि परिवार की पुरानी बातें, यहाँ पर कितना आसानी से बताया गया है कि परिवार की पुरानी बातें हम दादा दादी, नाना नानी की बातों से जानते हैं। समाचार पत्र, पत्रिका, टीवी, रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती है। सोचो, अगर हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे। ये तो सब बच्चों को आकर्षित करने के लिए टॉपिक ऑफ द चैप्टर। अब क्या है, चलते हैं हम टॉपिक पर। देखिए क्या था, हजारों वर्ष के पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। फिर से इसकी परिभाषा भी आप सरल शब्दों में जो इसकी परिभाषा दी गई है, इतिहास क्या है, तो बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन इतिहास कहलाता है। कैसे पता लगाते हैं? अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है पुरातत्व। अब हम पुरातत्व पर ही चर्चा करते हैं। पुरातत्व यानी पुराने तत्व। और पुरातत्व कौन कौन से होते हैं? देखिए क्या है, प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का जो अध्ययन है वो पुरातत्व कहलाता है। पूरा वर्ड समझ लीजिए। और इनका जो अध्ययन करते हैं उनको हम बोलते हैं पुरातत्ववेत्ता। तो ये लिपि में जो शब्द आते हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनका आप मतलब समझ लीजिए पुरातत्व। पुरा यानी कि पुराने, और दूसरा है तत्व। जो पुराने तत्व हैं, तत्व क्या है? अब उस समय क्या तत्व हो सकते हैं? पुराने समय में देखिए बताया यहाँ पे, प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, निर्मित मंदिर, इमारत आदि के जो अवशेष मिले हैं वो पुरातत्व कहलाते हैं। और इनका जो अध्ययन करते हैं उनको हम बोलते हैं पुरातत्ववेत्ता। क्या गया? अब देखिए टॉपिक हमारा आगे बढ़ता है। सबसे पहले पॉइंट आता है, अतीत में एक ऐसा भी युग था जब लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी
उनके द्वारा छोड़ी गई जो वस्तुएं जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियारों तथा औजारों द्वारा मिलती है। प्राय इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त करते हैं और ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, इसको हम बोलते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल या प्राक। प्राक पूर्व का पर्यायवाची है। तो 3 जो काल बताए गए हैं, एक पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल, और वह समय जिससे संबंधित साक्ष्य तो प्राप्त हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा आपका रहा, तीसरे वाले में क्या है, जिससे इसी प्रकार जिस काल के समय विषय में लिखित सामग्री जानकारी मिलती है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल के समय को ऐतिहासिक काल कहते हैं। 3 तरह के काल हो गए आपके, पूर्व ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आद्य। आद्य माने आधुनिक, ठीक है। पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। पूर्व में कुछ भी नहीं मिला, इसके साक्ष्य नहीं है, पूर्व हो गया। अब दूसरा जो है आद्य ऐतिहासिक, जिसमें साक्ष्य तो हैं लेकिन लिखित नहीं है। और तीसरा जो वर्तमान का चल रहा है। अब यहाँ पर कुछ नए नए शब्द आते हैं। क्या हुआ था कि आद्य ऐतिहासिक काल में जो साक्ष्य मिले हैं उनमें क्या था, ताड़ पत्र, ताड़ के पत्ते जो चौड़े होते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ मैटर। भोजपत्र, भोज नामक पेड़ की छाल होती है उस पर भी लोग लिख देते थे। ताम्रपत्र, तांबे के बने पतले एवं चपटे टुकड़े। स्तंभ लेख, स्तंभ यानी खंबे जैसे होते थे बड़े बड़े, उन पर लिख दिया जाता था। तीसरा है शिलालेख, पत्थर की चट्टानें होती थी उन पर गोद देते थे, लिख देते थे। तो इस तरह के ये लेख हैं, ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभलेख और शिलालेख, ये इस तरह के शब्द हैं। अब आ जाइए प्राचीन काल में जब मानव ने लिखना शुरू किया, जब लिपि का विकास हुआ तो भाई लिखना सीख लिया। प्राचीन काल में मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों आदि और स्तंभलेख और शिलालेख, स्तंभ और शिलालेख ये कब आए हैं, ऐतिहासिक काल में। तो कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी लिखे जाते थे। आरंभ में मानव अपनी भावनाओं को चित्रों के माध्यम से इन चीज़ों पर उकेरा करते थे। धीरे धीरे ये चित्र संकेतों, प्रतीकों में बदलते चले गए और लिपि का आविष्कार हुआ। इसलिए आरंभिक लिपियां चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक दिखाई गई थी। उसमें भाषा का विकास था नहीं। सबसे पहले लोगों ने चित्रों को उकेरना शुरू किया, फिर उन चित्रों में भाव, सेंस लगाया गया और वहीं से फिर लिपि का विकास हुआ। अब देखिए कौन कौन सी लिपि हैं। अब प्रश्न आता है, चीनी लिपि, मिस्र की लिपि, सैंधव लिपि, आप जिसे पढ़ रहे हैं इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि क्या है, यहाँ भी एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न बनता है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि। क्योंकि चीनी एक मेसोपोटामिया की सभ्यता, एक इराक की, मिस्र की सभ्यता, तीसरी सिंधु सभ्यता, जो भारत की सभ्यता बोली जाती है, मेसोपोटामिया यानी चीन की सभ्यता। तो ये आपका पहला प्रश्न था। जानकारी आपको मिली, शेयर कीजिएगा कमेंट में। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। प्राचीन काल के इतिहास के विषय में हमें जानकारी तत्कालीन लेखों से प्राप्त होती है। इतिहास को जानने के स्रोत निम्न प्रकार हैं, जैसे कि अभिलेख। ये जो अभिलेख शब्द आपने सुना होगा, ये सम्राट अशोक से चला था। सम्राट अशोक ने शिलालेख, स्तंभलेख, ये अभिलेख चलाए थे। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है, रुम्मिनदेई अभिलेख कहाँ का है। देखिए यहाँ पर एक चित्र आपको दिखाया गया है। यह चित्र जो है अशोक के द्वारा बनवाए गए एक अभिलेख का है। इस अभिलेख का नाम है रुम्मिनदेई अभिलेख। अब ये रुम्मिनदेई अभिलेख क्या है, कैसे क्या करना है। देखिए नेपाल में जो लुम्बिनी वन है, यह अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख का अंश है, जो लुम्बिनी यानी नेपाल से प्राप्त हुआ था। और इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की थी कि लुम्बिनी में फसल की जो उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के अभिलेख
पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। चूंकि अशोक के समय जो लेख लिखे गए थे, अभिलेख, वो पत्थरों पर उकेरे गए थे, तो ये वो नष्ट नहीं हो पाए और ऐतिहासिक काल की जानकारी के लिए यही प्राप्त हुए। आइए कुछ अक्षर पहचाने। यहाँ पर देखिए, ये जो लिपि लिखी गई है, इस लिपि में ये सारे अक्षर ही लिखे गए हैं। अब इनको कैसे पहचाना गया, देखिए, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, कुछ अक्षर पहचाने। अभिलेखों से क्या क्या जाना जा सकता है? अब इन अक्षरों को पहचान लिए, ये अक्षर बार बार रिपीट किए गए हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह का एक चिन्ह बनाया गया है, एक चिन्ह आपका ये कुदाल की तरह से बनाया गया है, और ये के अपना उल्टा के बनता है इस तरह से। तो ये प्रतीक बने गए हैं, और ये प्रतीक बार बार, देखिए एक प्रतीक आपका दिया गया है यहाँ पर, देखिए ये प्रतीक 2 बार आया है। इतिहास को जानने के स्रोत, पहले यह बताया गया था आपका पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक में क्या था, अभिलेख, सिक्के एवं मोहरें, वहाँ पर क्या था, और जो साहित्यिक था अभिलेख, पुरातात्विक में अभिलेख और सिक्के मोहरें, और साहित्यिक में धार्मिक, धर्मेतर और विदेशी। इतिहास को जानने की स्रोत, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातत्व में बताया गया था ये सिक्के, अभिलेख, मोहरें, ये क्या है, ये आपके पुरातात्विक शब्द आते हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट में आपको पुरातत्व बताए थे, वस्तुएं जो यूज करने वाली होती थी, उसमें आपके अभिलेख हैं, सिक्के हैं, मोहरें हैं। और साहित्य में क्या है, जैसे किसी ने कुछ लिखा है, धार्मिक साहित्य है, रामायण महाभारत, धर्मेतर, धर्म से हटकर जैसे नाटक वगैरह लिखे गए। और तीसरा था विदेशी यात्री, जो विदेशी यात्री आते थे वो अपने लेख लिखते थे, तो उन लेखों से भी हमें ऐतिहासिक साहित्य से भी इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब आता है सिक्के एवं मोहरें। देखिए यहाँ पर कुछ एक चित्र आप देख सकते हैं, ये एक सिक्का दिखाया गया है प्राचीन काल का। अब इस सिक्के के बारे में क्या है, प्राप्त सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम तथा उसके समय का पता चलता है। सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा सिक्कों की धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। सिक्का किस धातु का है, स्वर्ण का, रजत का, या ताम्र का। तो और सिक्के पर क्या बना हुआ है, जैसे यहाँ पर एक घुड़सवारी करते हुए राजा का चित्र बना है। अब यहाँ पर क्या है, गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार सिक्के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला जो है, इसी में ही इस सिक्के को देखकर आप क्या क्या पता कर सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं। देखिए सिक्के के साथ साथ कुछ जो चित्र बने हुए हैं, उन चित्रों से आप कुछ न कुछ निष्कर्ष अवश्य निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हड़प्पा कालीन मोहरें मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिली। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया यानी इराक से होता था। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये इराक की सभ्यता मानी जाती है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक पुरा स्थल गुजरात में है। ये एक शहर था, इसका नाम था धौलावीरा। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें मिली। एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये कहाँ की, इराक की सभ्यता को हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। दूसरा है धौलावीरा, ये गुजरात में एक जगह थी। उस जगह पर क्या प्राप्त हुआ है कि वहाँ पर नगर निर्माण, लोग नगर बसा करके रहते थे, जल निकास का प्रबंध उत्तम था। अब चलते हैं सारनाथ स्तूप पर। आगे हम पूछेंगे स्तूप क्या होता है। देखिए सारनाथ, ये बौद्ध धर्म की स्तूप। प्रश्न है सारनाथ स्तूप। सारनाथ एक जगह का नाम है जो उत्तर प्रदेश के नज़दीक है। इस स्तूप को धमेक स्तूप भी कहते हैं। यहाँ पे से आप देख रहे हैं लिखा हुआ, धमेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था।
महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। देखिए यहाँ पर आपको 3 प्रश्न प्राप्त होते हैं। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सारनाथ में जो स्तूप है इसका दूसरा नाम है धमेक स्तूप, और इसका निर्माण किसने कराया था? मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। और सारनाथ में ही क्यों कराया था उसका भी उत्तर आपको मिल रहा है कि बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये रहा आपका पहला। देखिए धौलावीरा, उसके बाद सारनाथ स्तूप। अब आते हैं हम साहित्यिक स्रोत। देखिए जैसा कि आपने पढ़ा था साहित्यिक स्रोत 3 तरह के थे। एक तो धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मेतर साहित्य, और तीसरा आपका जो था वो विदेशी यात्रियों वाला। तो यहाँ पर आप चर्चा करते हैं। देखो पूर्व ऐतिहासिक काल में क्या था? जो साहित्यिक स्रोत थे ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र और स्तंभलेख एवं शिलालेख। तो यहाँ पर आपको ताम्रपत्र यानी कि जो पुराना जो साहित्य है, पुराना वैदिक साहित्य है, वो सब क्या है? तो भोजपत्र और ताम्रपत्रों पर लिखा गया, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर भी लिखा गया है। तो इस लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि अगला प्रश्न पहला आपका अगला प्रश्न है ओणम कितने दिनों तक मनाया जाता है? देखिए ओणम जो है यहाँ पर 4 दिन लेखक तक का जो नाम यहाँ पर मनाया नहीं जाता है, लेकिन वेद अब का जो अगला है वाक्य है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ विवरण लिखकर मिलता है सब जो वाक्य पाषाण प्रयोग काल के कीजिए। तुरंत बाद था। जैसा कि पहला है अगला श्रावण था दूसरा मास। धार्मिक श्रावण साहित्य मास का रामायण हिंदी अर्थ और होता है सावन महाभारत। माह। ये वाल्मीकि रामायण की रचना वाल्मीकि ने की दूसरा है और शब्द महाभारत उल्लास। की उल्लास व्यास का अर्थ ने की। होता है खुशी। और इसमें देखिए क्या है? खुशी को हम महाकाव्यकालीन अक्सर प्रयोग कर समाज सकते के हैं। विषय में ओणम को हम जानकारी उल्लास के देती है। साथ अब हम मनाते हैं। आते अगला है हैं जैन पराक्रमी। एवं देखिए बौद्ध जो राजा साहित्य पर। महाबली थे बहुत जैसा पराक्रमी। कि आप सभी पराक्रमी का अर्थ जानते होता हैं है जो वीर। 500 तो महाबली बहुत पराक्रमी 63 थे। या अगला है 60 पर्यटक ईसा पूर्वी सैलानी। जो है प्रतिवर्ष लाखों वो आपका पर्यटक बुद्ध घूमने का था। आते हैं। कहाँ और आते हैं? इसके बाद में जो पुस्तक में आपने पढ़ा भी होगा। 540-43 था प्रतिवर्ष लाखों ये आपका पर्यटक जैन नौकादौन का था। दौड़ देखने भी ठीक है, आते हैं। तो ये जो पौराणिक, बुद्ध यह साहित्य एक और बहुत ही जैन पौराणिक कथा साहित्य है। में तो क्या था? ये था इसका दूसरा भाग। जैन अगला में जो भाग है पुस्तक थी, आपका बौद्ध साहित्य में जातक कथाएं आती हैं। यहाँ पर दिया अब गया ये है क्या था? हम 6ठी अपने शताब्दी पसंद के ईसा त्योहारों के पूर्व बारे में की लिखते हैं। देखिए हमारी राजनीतिक और पसंद का त्योहार, सामाजिक धार्मिक यहाँ पर स्थिति। हमारी पसंद अब का आते हैं त्योहार हम दिवाली धर्मेतर है। साहित्य। इस दिन जैसा कि दिए आप आ जलाए जाते जाते हैं हैं, कौटिल्य घरों को सजाया अर्थशास्त्र, जाता है, मिठाई जो पकवान सम्राट बनते अशोक हैं, यानी मौर्य पटाखे व साम्राज्य के आतिशबाजी चलाई संस्थापक जाती थे, है। चंद्रगुप्त और इसके मौर्य के बारे में गुरु। और आप जितना भी जानते हैं कौटिल्य वो का भी नाम आपने इसमें बहुत लिख सुना सकते होगा। हैं। मौर्य अगले प्रश्न की समाज ओर की चलते हैं। राजनीतिक, लिखा है केरल राज्य के सामाजिक, प्रसिद्ध आर्थिक त्योहार एवं ओणम के धार्मिक बारे में स्थिति शब्द जाल ये बनाइए ईसा और उसके से बारे में विस्तार 300 पूर्वक वर्ष लिखिए। देखिए केरल के बारे पूर्व में क्या है? केरल बिफोर केरल के क्राइस्ट बारे में सबसे पहले तो ये राज ओणम जो है तरंगिणी कहाँ का कलहर त्योहार है? ये केरल 11वीं का। और 12वीं ये कहाँ का शताब्दी है? इतिहास दक्षिण का का राज्य वर्णन है। है, और कश्मीर ये का। कितने दिन चलता है? कलहर के 4 द्वारा दिन। रचित और है यहाँ पर राज कौन राजा तरंगिणी। महाबली ये की आपके कथा धर्म प्रचलित ये है। सब साहित्यिक केरल है, ओणम धर्म में से हटकर के पुक्कलम हैं। बनाया अब जाता आती है। विदेशी यात्रियों की दूसरा है कथा। इनको तिरुओणम। भी आप केरल बहुत के अच्छे से याद कर लीजिए। ओणम के पहले इनसे तो दिन को निश्चित ही तिरुओणम 1 या 2 प्रश्न निश्चित पूछा जाता है। जैसे इंडिका है ओणम के मैगस्थनीज पहले की, दिन को और ये तिरुओणम चंद्रगुप्त कहा मौर्य का जाता है। और समकालीन था। ओणम के ये त्योहार चंद्रगुप्त पर मौर्य के अंत में दरबार में इसको खेल भेजा कूद था होते हैं किसने? जिसमें नौका दौड़ भी सेल्यूकस होती ने। है। इसमें सर्पाकार की नौकाएं। यात्रा अब विवरण इनको शब्दों को हम वाक्यों में लिखते हैं। देखिए क्या एक यात्रा विवरण था केरल का फोक्यू एक प्रमुख फायान त्योहार चीनी है। यात्री यह भारत कितने आया दिन तक था। मनाया जाता है? ये 4 गुप्त दिन काल तक में। मनाया जाता है। और यहाँ पर और क्या है? 4 हुएनसांग महाबली ये राजा की हर्षवर्धन कथा के सुनाई वर्धन जाती समय है। में आया था। इसने आटे अपनी सॉरी आटे का नहीं, सीयू की फूलों और का। यहाँ पर ये फोक्यू गलत हो की गया है यात्रा आपका। विवरण था। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फूलों का फायान और पक्कुलम। सीयू की स्वयं हुएनसांग। फूलों ये का हर्षवर्धन के कलम समय में तैयार किया जाता है। हुएनसांग और यहाँ घर और ये के गुप्त सब लोग काल मिलकर में के गुप्त काल में बनाते फायान। हैं। तो ये आपके इसको हो हम गए पुक्कलम कहते साहित्यिक हैं। स्रोत। अब चलिए अब हम चर्चा करते हैं और इसके अंतिम आगे जो की। शब्द था हमारा इस प्रकार तिरुओणम। तिरुओणम पुरातात्विक एवं जो है साहित्यिक ये दोनों स्रोतों से ओणम हमें के इतिहास त्योहार की का जानकारी पहला प्राप्त दिन होती होता है। इस दिन साफ सफाई की जाती है और माना जाता है कि इस दिन महाबली का आगमन होता है। इस दिन नौका दौड़ का भी आयोजन होता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ओणम में नौका दौड़ बताया था पहाड़ के अंत में कि सर्पाकार नौकाओं
कोई पूजा की जाती है, पंबा नदी के तट पर ला करके उनकी पूजा होती है और नौका में बैठकर सभी लोग नौका गीत गाते हैं और नौका दौड़ का आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से बहुत से सैलानी यानी पर्यटक भी आते हैं। तो ये था हमारा पाठ का नाम था ओणम और इसकी कार्य पुस्तिका भी हमने कर रखी है। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक जीवन की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक देवी देवता पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। इतिहास में मानव की संस्कृति, उसके धर्म और उसकी सामाजिक व्यवस्था को जानने की में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत की घटनाओं से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक सिखाता है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण करें जिससे कि हमें सुख और शांति को बढ़ावा मिले, और कौन पहले और कौन बाद में। जब पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो ये समझते कैसे हैं कि कौन से स्तर पहले और कौन से बाद के। इस चित्र को देखिए, क्या है इस चित्र में। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ये गिनती लिखी है। आप देखा होगा कि आम लोगों पे यहाँ कोई टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे मकान, टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते हैं। इन कारणों से बस्ती ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है। होता क्या है भैया, यहाँ पर सबसे पहले कौन सा स्तर होगा? नंबर 4, फिर नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1। इस स्तर से पुरातत्ववेत्ता पुराने इतिहास के समय की गणना करते हैं। चलिए हम इसमें ज़्यादा समय ना लेकर के आपको पाठ के अंत में लिए चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो इस पाठ का यही है, यहाँ पर आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ये नोट करना है। यहाँ पे हम संक्षिप्त में लिखे देते हैं साइड में MI। इतिहास में कुछ तिथियाँ आपने देखा होगा AD और कुछ देखा होगा BC, ईसा पूर्व में होती हैं, और कुछ ईस्वी में होती हैं। जैसे यहाँ पर दिखा है BC बिफोर क्राइस्ट, AD का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको यही चीज़ देखनी है। ईसा मसीह जो थे, ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, उनके जन्म से जो पहले का समय होता है उसको हम BC बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा था बौद्धकालीन समय 563 BC, यानी कि बौद्ध से पहले, क्रिश्चियन से पहले, ईसा मसीह से पहले, BC बिफोर क्राइस्ट। इसी प्रकार ईस्वी को अंग्रेजी में AD लिखा जाता है, और AD का लैटिन भाषा में 2 शब्द एनो डोमिनी, ये आपको याद रखना होगा। एनो डोमिनी, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, और इसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों को हम ईस्वी या AD का प्रयोग करते हैं। ये रही बात। अब हम आते हैं पाठ के निष्कर्ष पर। अभिलेख क्या होता है? पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। स्तूप का देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर भी। स्तूप क्या होता है? अधिकतर आपने पढ़ा धमेक स्तूप, क्योंकि सारनाथ का स्तूप है, निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। और कहाँ पर? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए, स्तूप में क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। सभी प्राय स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे दांत, हड्डी, दाग एटसेट्रा, या उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई सामग्री, पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। अब आता है पुरातत्व स्थल। पुरातत्व आपको पता है, पुराने समय के लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं पुरातत्व, और को जानने वाले लोग पुरातत्ववेत्ता। अब पुरा स्थल वह स्थान जहाँ की खुदाई से पुरातत्व प्राप्त होते हैं, यानी औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पुरा स्थल जैसे स्रोतों, जैसे नदी, तालाब, झील व समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। इससे लोग क्या अनुमान लगाते हैं? यहाँ पर ये पॉइंट है, रिमेंबर, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। दूसरा, लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तीसरा, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। 3 प्रश्न ये भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मिलते हैं, ये भी आपके इम्पोर्टेंट में आते हैं।
महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता कहा जाता है। संग्रहालय क्या है? वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान। धर्मेतर धार्मिक साहित्य से भिन्न। यहाँ पर धर्म की बात नहीं होती, सिर्फ नीति की या नाटक वगैरह इस तरह की वस्तु लेख हैं, वो धर्मेतर साहित्य बोले जाते हैं। यात्रा वृतांत भी आता है इसी में। अगला है, प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों? भैया पहले ताड़पत्र, दूसरा भोजपत्र। पहला एक ताड़, दूसरा भोज, तीसरा ताम्र और चौथा क्या था? ताम्र के बाद एक और बताया था आपको, स्तंभ लेख और अंत में शिलालेख। इस तरह के 4 पाठ में अपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना है? देखिए, हमको बताया गया था रुम्मिनदेई अभिलेख। ये रुम्मिनदेई अभिलेख कहाँ का था? नेपाल में, लुम्बिनी में। और इस अभिलेख को इसमें क्या कहा गया था? इस रुम्मिनदेई अभिलेख में लिखा था कि लोगों को अपनी उपज का 8वां हिस्सा लुम्बिनी के लोगों के लिए। इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं? लिखिए भैया, इतिहास और लेखन में अभिलेख पर जो लिपि होती है और सिक्के पर उस समय की विषय वस्तु, राजा, उस पर बने चित्रों से हमें इतिहास के बारे में और उस समय के समाज के बारे में जानकारी। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? यहाँ ही नहीं, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैगस्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। और भैया मैगस्थनीज कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसने भेजा था? पता होगा, सेल्यूकस ने। इतिहास जानने के पुरातात्विक व साहित्यिक साधनों का, स्रोतों का वर्णन कीजिए। 2 ही आपको बताए गए थे, पुरातत्व और साहित्यिक स्रोत। चलिए अब आता है अगले प्रश्न की ओर। हम यहाँ पर लिखा गया है, अंतर स्पष्ट कीजिए प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। देखिए, प्राक ऐतिहासिक कुछ नहीं, इसके साक्ष्य में कुछ नहीं। यहाँ पर क्या था? वस्तुएं तो थीं लेकिन लिपि नहीं थी। वस्तुएं लेकिन लिपि नहीं। और यहाँ पर तीसरे वाले में आपको लिपि भी मिलती थी। देखिए, अब यहाँ पर क्या है? पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार। एक प्रश्न आता है, निम्नलिखित से आप क्या समझ? थोड़ा सा ही अंतर। देखिए भाई, पुरातत्ववेत्ता जो होता है, पुरातत्वों से इतिहास का निर्माण करता है। और इतिहासकार क्या होते हैं? इतिहास का निर्माण करते हैं, चाहे किसी तरीके से कुछ भी संसाधन मिले, साहित्य मिले, स्रोत मिले, धार्मिक स्रोत मिले, धार्मिक लेख मिले, जो भी मिले, तो ये इतिहासकार हो गया। अब आता है, सही पर निशान लगाइए और गलत पर चिन्ह लगाइए। प्राक इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है। भैया अब कुछ नहीं है। प्राचीन काल मानव कागज पर लिखते थे? बिल्कुल नहीं लिखते थे। सिक्कों और अभिलेखों से हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, ये तो सही है। राज तरंगिणी कौटिल्य की नहीं है भाई साहब, कल्हड़ की रचना है राज तरंगिणी, और ये कश्मीर राज्य में लिखी गई है। वेद धार्मिक साहित्य है, हाँ वेद धार्मिक साहित्य, ये सही है। और फायान, भैया फायान मौर्य काल में नहीं आया, मैगस्थनीज मौर्य काल में आया था। और ये फायान जो है मौर्य काल में नहीं आया, यहाँ पे आप इसको गलत कर सकते हैं। फायान कब आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रथम के गुप्त काल में। और फायान आ गया आपका। और ये हुएनसांग हर्षवर्धन के समय पे आया था। इनको आपको याद रखना होगा। बाकी जो है सब निश्चित सारी चीज़ें हैं आपकी। तो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको निश्चित ही बहुत ही काम की जानकारी मिली होगी इसमें।